नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, हमारी सेकंड ग्रेड में साइकोलॉजी के अंदर जो पहली यूनिट है ये आपकी पूरी हो चुकी है। और अब जो सेकंड यूनिट है लर्निंग यानी अधिगम, इसकी हम शुरुआत करेंगे। और बहुत ही प्यारी और मज़ेदार यूनिट है। बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत वगैरह हैं, नियम है, आपको पढ़ के वास्तव में इसमें आनंद आएगा। तो बहुत अच्छे से इसको समझिएगा, पढ़िएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपने रीट का पेपर दिया है, तो रीट के अंदर भी आपने लर्निंग थ्योरी निश्चित रूप से पढ़ी होगी, क्योंकि वहाँ भी है ये साइकोलॉजी में, बाल विकास में। यह भी वैसे बाल विकास ही है। तो लर्निंग आज हम जो शुरुआत करेंगे वो है लर्निंग के बारे में। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं अधिगम की लर्निंग क्या होता है। ये शुरू के जो 10-15 मिनट हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। बहुत अच्छे से समझिएगा, यहीं से आपकी सारी चीज समझ में आएगी। देखिए, अधिगम या सीखना, इसका सामान्य अर्थों में लिया जाता है कि व्यवहार के अंदर परिवर्तन। किसी के व्यवहार में परिवर्तन है तो हम उसको नॉर्मल या सामान्य अर्थ में कह देते हैं कि ये क्या है, लर्निंग है या अधिगम है। लेकिन क्या सही मायने के अंदर केवल व्यवहार में परिवर्तन, जो भी सभी परिवर्तन है, क्या सभी को ही अधिगम कहा जाएगा? हम देखिए, नॉर्मली जो सामान्य अर्थ है उसमें कहते हैं कि अधिगम क्या होता है, तो कह देते हैं कि व्यवहार के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वो अधिगम है। लेकिन क्या व्यवहार में वे सभी परिवर्तनों को हम अधिगम कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। कुछ व्यवहार के अंदर परिवर्तन जो है कुछ अन्य कारकों से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए दवा के द्वारा, अगर किसी व्यक्ति पे किसी दवा का कोई प्रभाव है और उस दवा के कारण उस व्यक्ति के व्यवहार के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, तो आप क्या कहोगे, क्या वो अधिगम है? नहीं। जैसे मान लीजिए और कोई बीमारी के कारण कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित होकर के और अचानक उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन हो रहा है। किसी को मान लीजिए दौरे पड़ते हैं, वो चलते चलते अचानक ही बिल्कुल ही उसमें जो बीमारी है और उसके कारण उसके पूरी तरह व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। 2 मिनट में बिल्कुल सही है, 2 मिनट में कोई और बिहेव करना लग जाता है। तो क्या केवल व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है क्या? नहीं है। तो बीमारी के कारण, ये सब प्रश्न पूछ रखे हैं, दवा के कारण, बीमारी के कारण, या ड्रग्स, कोई भी नशा हो सकता है, शराब है, या किसी अन्य ड्रग्स या नशे के कारण। एक इसमें और वर्ड आता है, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है परिपक्वन, या जिसको आप परिपक्वता भी कह सकते हो। ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। यहां लिख देते हैं परिपक्वता। थोड़ा सा ये आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है एग्जाम में प्रश्न काफी बार आपके पूछा भी गया है। देखिए, साइकोलॉजी ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यहीं चलती है राजस्थान में। ऑल ओवर इंडिया के अंदर यही अधिगम के सिद्धांत हैं, यही अधिगम के नियम है, यही अधिगम है। तो न जाने सैकड़ों बार प्रश्न आए हुए हैं। परिपक्वता को हम इंग्लिश में कहते हैं मैच्योरेशन। और नॉर्मली देखिएगा, अधिगम से मतलब हम क्या, ये जो परिपक्वता से हम नॉर्मली मतलब ये समझ लेते हैं कि किसी से पूछते हैं कि भाई क्या होती है परिपक्वता या मैच्योरिटी क्या होती है, तो कहते हैं कि हाँ, किसी की उम्र 20-22 साल हो गई होगी, या किसी के अंदर समझ आ गई, जिसने दुनिया देख लिया, दुनिया समझ ली। तो हाँ, और या फिर जो समझदार भरी वाली, समझदारी से भरी भी कोई बातें करता है, तो हम नॉर्मली ये कह देते हैं कि हाँ, ये मैच्योर हो गया, या इसमें मैच्योरिटी आ गई, चाहे वो आयु के अनुसार या उसकी समझ के अनुसार। यही समझते हैं हम। नॉर्मली जो एडल्ट व्यक्ति है, वयस्क व्यक्ति होता है, तो हम उसके लिए कह देते हैं कि हाँ, इसमें मैच्योरिटी आ गई। लेकिन जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो साइकोलॉजी के अंदर क्या परिपक्वता का मीनिंग यही है या अलग है? तो ये नहीं है। परिपक्वता का साइकोलॉजी के अंदर अनुसार मीनिंग क्या होता है कि किसी विशिष्ट आयु, साइकोलॉजी की परिभाषा में देखिएगा, किसी विशिष्ट आयु पर स्वतः ही जो आंतरिक रूप से होने वाले परिवर्तन है, आंतरिक रूप से होने वाले परिवर्तन, यही जो चीज है, यही कहलाती है परिपक्वता। यानी जैसे बच्चे का जन्म हुआ, अब जन्म से लेकर के और 18-20 साल तक नॉर्मली आपको काफी बदलाव देखने को मिलते हैं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी। तो हर आयु वर्ग की अपना अपना एक हर आयु वर्ग पे अपना एक विकास होता है, हर आयु वर्ग की अपनी एक विशेषता होती है।
तो क्या परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तनों को अधिगम कहा जाता है क्या? यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। क्या प्रत्येक परिवर्तन अधिगम है क्या? नहीं है। तो परिपक्वता है क्या? अब जैसे मान लीजिए बच्चा, आपको ये पता है कि 6 महीने के आसपास जो बच्चा है, 6-7 महीने का बच्चा है, वो आराम से बैठना शुरू कर देता है। 1 साल के आसपास का बच्चा है, वो नॉर्मली चलना शुरू कर देता है। ये उसकी आयु के अनुसार उसका एक प्राकृतिक, या आप कह सकते हो जैविक विकास, जो एक नेचुरल डेवलपमेंट है। तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं कि वो बच्चा उसने बैठना शुरू कर दिया, उसने चलना शुरू कर दिया। 1-1.5 साल का बच्चा होता है, धीरे धीरे कुछ वर्ड को बोलना शुरू कर देगा। उसके बाद में वो बच्चा पूरे सेंटेंस जो है, पूरे जो वाक्य है, वो वाक्य बोलना शुरू कर देगा। इसके बाद में जब 3-4 साल का बच्चा होता है, तो आप उस बच्चे को अब लिखना भी सिखा सकते हो। तो ये उस बच्चे की आयु का एक उसका विकास है कि हाँ, उस बच्चे के अंदर अब वो योग्यता है उसकी आयु के अनुसार कि वो अब उस चीज से संबंधित कोई भी अधिगम कर सकता है। आप 3-4 साल के बच्चे को लिखना सिखा सकते हो। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के अंदर एक नेचुरल और प्राकृतिक और जैविक उसका विकास है, और इसके कारण अब वो बच्चा सक्षम है कि वो लिखना सीख सकता है। वही बच्चा मान लीजिए अगर 1 महीने का बच्चा है या 6 महीने का बच्चा है, क्या आप उसको लिखना सिखा सकते हो क्या? नहीं सिखा सकते हैं। आप सोचो कि मेरा बच्चा दुनिया में सबसे एडवांस हो और मैं 6 महीने का होते ही मैं इसको जो है वो लिखना सिखा दूंगा। क्या ये चीज संभव है क्या? नहीं है। तो परिपक्वता क्या होती है कि बच्चे की आयु के अनुसार जो उस बच्चे में जैविक और प्राकृतिक रूप से जो भी विकास हो रहा है, उसके कारण जो परिवर्तन हो रहे हैं, तो ये परिपक्वता है। लेकिन ये अधिगम नहीं है। वो बच्चा समय के साथ बोलना शुरू कर रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, आगे समय के अनुसार जैसे जैसे मान लीजिए बड़ा हो रहा है, उसके 12-13-14 साल का हो जाएगा, उसके मूंछ भी आनी शुरू हो जाएगी, दाढ़ी भी आनी शुरू हो जाएगी। तो क्या अधिगम है क्या? वो अधिगम नहीं है। तो फिर यह परिपक्वता और अधिगम में संबंध कैसा है? देखिए, परिपक्वता आप समझ गए क्या होता है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि किसी विशिष्ट आयु पे, किसी पर्टिकुलर एज पे उस बच्चे की स्वतः ही जो आंतरिक रूप से होने वाले परिवर्तन हैं, 6 महीने के बच्चे में ये भी होता है, 1 साल का बच्चा होता है, 1.5 साल का, 2 साल का, 3 साल के बच्चे में आप ये विशेषता है। आपको पता है 4-5 साल का है या 3-4 साल का बच्चा है, तो आपको पता है, पहले से ही आपने सोच रखा है कि हाँ, हम उसको स्कूल भेज देंगे। ऐसा थोड़ी है कि आपका बच्चा 6 महीने का है और आपको मैं तो उसको स्कूल भेज दूंगा, मैं तो सोच रखा है 6 महीने का होते ही भेज दूंगा। नहीं, वो अभी बच्चा उस चीज के अंदर, उसमें वो विकास उसका नहीं हुआ है, यानी उसमें परिपक्वता नहीं आई है। यहां मैच्योरिटी के अनुसार, मैच्योरिटी का अर्थ क्या है? उस बच्चे की आयु के अनुसार जो एक नेचुरली उस बच्चे में परिवर्तन हो रहे हैं, यानी सीधी सी भाषा में और कहूं तो जो विकास हो रहा है, वो चीज क्या कहलाती है? यहां परिपक्वता कहलाती है। तो फिर अब मेन चीज मैं आपको जो विकास के सिद्धांत हम पढ़ते हैं, एक टॉपिक आता है विकास के अंदर, आता है कि विकास के सिद्धांत। तो उस सिद्धांत के अंदर एक ये चीज आती है कि परिपक्वता और जो अधिगम है, तो फिर इन दोनों के अंदर संबंध क्या है? तो संबंध सुनिएगा। परिपक्वता आप समझ गए, यानी आनुवांशिक रूप से या नेचुरली जो बच्चे में आयु के अनुसार जो गुण प्रदर्शित होते हैं, या आयु के अनुसार जो भी उस बच्चे में परिवर्तन हो रहा है, वो तो परिपक्वता है। उसमें शारीरिक अंग जो हैं, या उसका जो नर्वस सिस्टम है, उसकी मांसपेशियां हैं, वो समय के अनुसार उसमें सह क्षमता आती है। अब जब उस बच्चे के अंदर वांछित परिपक्वता आ चुकी है, बच्चे के अंदर जब एक वांछित परिपक्वता आ चुकी है, तब उस बच्चे को अभ्यास का अवसर मिलना, या तब जो उस बच्चे को अधिगम कराया जाता है, उसको सिखाया जाता है। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं कि बच्चा जब लगभग आपका 1 साल का हो गया, तो अब क्या वो बच्चा चलने के लिए परिपक्व है क्या? मैं जो समझा रहा हूं उसको बहुत अच्छे से सुनिएगा। ये पूरा बेस है, और ये काफी चीजें आपके प्रश्न बनते हैं बहुत अच्छे। ज्यादातर स्टूडेंट इसको गलत करते हैं, लेकिन आप नहीं करोगे। 1 साल का बच्चा है, क्या उसमें चलने योग्य परिपक्वता आ चुकी है?
अब परिपक्वता से आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या उस बच्चे के अंदर उसकी मांसपेशी जो नेचुरली उसके आयु के अनुसार 1 साल के बच्चे का, चाहे इस दुनिया का कहीं भी बच्चा हो, कोई सा भी बच्चा हो, हमें पता है कि हाँ 10 महीने का 1 साल का लगभग जो बच्चा होता है उसमें चलने के लिए अब क्षमता आ चुकी है, नेचुरली रूप से प्राकृतिक और उसका जो जैविक डेवलपमेंट है उसके अनुसार आ गई उसमें। यानी 1 साल के बच्चे के अंदर चलने की परिपक्वता आ चुकी है। तो अब आप उस बच्चे को चलना सिखाओगे, उसका हाथ पकड़ोगे, उसका जो ये जो वॉकर होता है, बच्चे को पकड़ते हो, बच्चा उसको पकड़ के आगे चलने की कोशिश करता है, तो अब बच्चा वो धीरे धीरे चलना सीख लेगा। तो ये अधिगम है कि आपने बच्चा सक्षम है। ऐसा थोड़ी है कि 2 महीने का बच्चा है और आप उसको को ले ले मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा, आजा मैं तुझे आज चलना सिखाता हूं, चल आज ऊपर चलते हैं और आज मैं तेरे को चलना सिखाऊंगा। कहां पर? छत पर। सारे लोग देखेंगे, देखो इनका 2 महीने का बच्चा कितना चलता है। क्या यह चीज संभव है क्या? उस बच्चे के पांव, उस बच्चे की मांसपेशियां अभी इतनी विकसित नहीं हुई है कि वो अपने शरीर का भार अपने पांव पर उठा सके, वो बैठ सके। तो ये परिपक्वता और अधिगम जो है, आपस में ये संबंध होता है। एक उदाहरण मैं आपको और दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 3 साल का, 2.5-3 साल का हो चुका है, या लगभग 3-4 साल के आसपास का हो चुका है। अब आपको यह चीज पता है कि हाँ 3-4 साल का जो बच्चा है वो पेन या पेंसिल, जैसे पेंसिल है, तो उस 3-4 साल के बच्चे के अंदर अब नेचुरली उसकी जो उंगलियां हैं, उन अंगुलियों की मांसपेशियों के अंदर यह क्षमता आ चुकी है कि वो बच्चा पेन को पकड़ के लिख सकता है। अब मैं उसको सिखा सकता हूं। परिपक्वता क्या है कि हाँ 3-4 साल का जो बच्चा है अब वो इतना समझने वाला, उसमें उसका ऐसा जैविक रूप से और प्राकृतिक रूप से उस बच्चे का विकास हो चुका है। क्या? कि वो अब पेन से पकड़ के लिखने में सक्षम है। ये क्या थी? ये है परिपक्वता। और अब मैंने उस बच्चे को पेन दिया, पेंसिल दिया, और अब मैंने उसको लिखना सिखा दिया। मैंने उस बच्चे को लिखना, उसको पेंसिल पकड़ना सिखाया। पकड़ना तब सिखाया ना जब उस बच्चे की उंगलियों, मांसपेशियां जो है वो अब विकसित है। यानी वो बच्चा लिखने के लिए अब परिपक्व है, उस बच्चे की उंगलियां इतनी परिपक्व है अपनी आयु के अनुसार कि अब वो बच्चा लिखना सीख सकता है। तो मैंने उस बच्चे को लिखना सिखाया, यह अधिगम है। और बच्चे में जो नेचुरली उसकी आयु के अनुसार जो एक विकास पॉइंट होता है कि हां अब यह बच्चा यह चीज सीख पाने में सक्षम है। तो विकास का बहुत ही एक प्यारा सा सिद्धांत है कि विकास जो है वो क्या होता है, परिपक्वता और अधिगम, इनके परिणाम स्वरूप जो है वो डेवलपमेंट बच्चे का होता है। यानी डेवलपमेंट इज ए रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो इसको परिभाषित अगर हम करते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, परिपक्वता इनटू अधिगम। तो बालक का विकास किस पर निर्भर करेगा? परिपक्वता और अधिगम की जो अंतर क्रिया है उस पर डिपेंड करता है उस बच्चे का विकास। तो ये तो एक मोटी मोटी बात थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब ये चीज आपसे ये पूछेगा, मैं सिर्फ परिपक्वता की बात करूं, मैच्योरिटी की बात करूं, मैच्योरेशन की, आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा क्या परिपक्वता अधिगम है क्या? तो आप क्या करेंगे? परिपक्वता अधिगम नहीं है, अधिगम तो एक अलग चीज है। अब जब बच्चा परिपक्व, मैंने आपको समझा दिया परिपक्वता कहते किसको है। बच्चा जब परिपक्व हो गया, उसमें उसकी एक पर्टिकुलर एज के अंदर हम मानते हैं कि इस एज के अंदर बच्चे में ये चीज नेचुरली उसमें डेवलपमेंट हो जाता है। तो परिपक्वता के कारण जो होने वाला परिवर्तन है वो अधिगम नहीं है। अधिगम तो उसकी आयु के अनुसार जब बच्चे में एक मैच्योरिटी आ गई, अब हम उस बच्चे को वो चीज जब साथ साथ में सिखाना शुरू करते हैं, वो चीज कहलाती है अधिगम। तो परिपक्वता और जो अधिगम होता है, उनकी आपसी अंतर क्रिया जो है उसका परिणाम होता है विकास। तो केवल परिपक्वता के कारण अगर बच्चे में कोई भी परिवर्तन हो रहा है, तो आप उसको जो है वो क्या नहीं कह दोगे, जो व्यवहार में परिवर्तन उस बच्चे में परिपक्वता के कारण हो रहा है, तो आप उसको अधिगम नहीं कह दोगे। तो ये चीज जो है उसका ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको जो इनमें डिफरेंस क्या है वो चीज बहुत शानदार तरीके से समझाई है, और मुझे लग रहा है कि अब आपका इससे संबंधित कभी भी कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा। तो अब इसको आगे देखते हैं।
तो व्यवहार में होने वाले सभी परिवर्तनों को अधिगम नहीं कहा जा सकता। तो कौन कौन से जो हैं, जैसे इसमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है, एक तो थकान के कारण जो परिवर्तन हो रहे हैं, दवा या मैं इसको लिखता हूं ड्रग्स, या किसी नशे के कारण, या परिपक्वन के कारण। इनके कारण अगर कोई भी व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो हम उसको अधिगम नहीं कहेंगे। अभ्यास या अनुभव के कारण होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंस क्या होता है। अभ्यास या अनुभव के कारण, जैसे मान लीजिए मैं किसी बच्चे को लिखना सिखा रहा हूं और अब बच्चा वो लगातार लिख रहा है, वो सीख रहा है और अब वो सीख चुका है, और वो परिवर्तन भी कैसा है, स्थायी परिवर्तन। अधिगम की ये विशेषता होती है कि अधिगम के कारण, अभ्यास या अनुभव के कारण जो होने वाला परिवर्तन है वो अधिगम कहते हैं, और ये परिवर्तन कैसा होता है, स्थायी होता है। और अब यहां भी एक बहुत अच्छा आपका प्रश्न बनता है। इस आपके मान लीजिए, जैसे अगर एक कोई एग्जाम में एक प्रश्न पूछ लिया कि अधिगम के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, जैसे आपसे प्रश्न पूछा उसने कि अधिगम के फलस्वरूप किसी व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं वो परिवर्तन कैसे होते हैं। पहला ऑप्शन मैंने लिखा अस्थाई, बी ऑप्शन मैंने लिखा स्थाई, सी ऑप्शन मैंने लिखा अपेक्षाकृत स्थाई, अपेक्षाकृत स्थाई, और डी ऑप्शन मैंने लिखा है इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। अब आप इसमें से ये बताइए कि अधिगम के कारण, अधिगम के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं वो कैसे परिवर्तन होते हैं। अस्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं, अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो जहां तक संभावना है, और अगर आप मेरे से पहले कभी नहीं पढ़े हो कहीं किसी भी बैच में साइकोलॉजी में, तो ज्यादातर यह संभावना हो सकता है कि आप इसका उत्तर आप क्या करोगे, आप करोगे स्थायी। जबकि स्थायी इसका सही उत्तर इन चार ऑप्शन के अनुसार नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए और ज्यादा बेहतरीन वर्ड अगर कोई इस्तेमाल हो सकता है स्थायी के स्थान पर, तो वो है अपेक्षाकृत स्थायी। वैसे इसका सही उत्तर जो है वो स्थायी का ही होता है, लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन में इस तरह का प्रश्न आ जाए और साथ में दे दे अपेक्षाकृत स्थायी, तो फिर, क्योंकि अपेक्षाकृत स्थायी हम क्यों कहते हैं, अपेक्षाकृत स्थायी कहना कहीं अधिक बेहतर है इस स्थायी से। क्यों? अगर मान लीजिए किसी के मस्तिष्क पे कोई चोट पहुंच गई, या मान लीजिए कोई स्मृति लोप हो गया, जैसे वो एक फिल्म आई थी आमिर खान वाली गजनी, कि वो हर चीज उसको 15 मिनट के लिए कोई याद रहती थी। पहले वो बिल्कुल सही था, क्या नाम था उसका, संजय सिंघानिया। काफी वर्ष पहले आई थी आमिर खान की गजनी। अब संजय सिंघानिया ने, यानी गजनी के अंदर उस हीरो ने, आमिर खान ने, जो भी चीजें उसने अपने जीवन में वो सीख रहा था, और वो सीख भी ली थी, कैसी थी, स्थायी थी, सीख ली थी उसने। लेकिन उसके बाद में वो हादसा होता है, उसके सिर पर चोट पहुंचती है, और अब उसका पूरा जीवन बदल जाता है। अब उसको कभी चीजें याद रहती है और कभी नहीं रहती। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर ये चार ऑप्शन इस प्रकार से आ जाए तो कभी भी स्थायी जवाब इसका सही नहीं होगा, और यह प्रश्न बहुत बार पूछ रखा है। तो कैसा है, अपेक्षाकृत स्थायी। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क पर चोट के कारण या स्मृति लोप के कारण जो अधिगम संबंधी परिवर्तन होते हैं वो स्थायी फिर नहीं रहते। किसी को मान लीजिए साइकिल चलानी आती है, किसी ने साइकिल चलानी सीख ली, लेकिन उसके बाद में मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके मानसिक रूप से कोई चोट पहुंच गई, अब उसको यही नहीं पता कैसे गाड़ी चलाते हैं, जबकि पहले उसको बहुत अच्छे से चलानी आती थी। अब इसके बाद में दूसरा प्रश्न, अगर ये अपेक्षाकृत स्थायी इसमें ऑप्शन में नहीं होता, ये ऑप्शन ही नहीं है, और अब ये प्रश्न आता कि अधिगम के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाले परिवर्तन होते हैं अस्थायी, स्थायी, इनमें से कोई नहीं, या दोनों, तब इसका सही उत्तर क्या होता? तो फिर आप इसका उत्तर करते स्थायी। तो इस तरह से प्रश्नों को अटेंड आपको करना है।
तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अधिगम के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं व्यवहार में वे कैसे होते हैं? अपेक्षाकृत स्थायी कहीं बेहतरीन वर्ड है स्थायी की तुलना में। तो अभ्यास या अनुभव के कारण होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। ऐसे परिवर्तनों का जो उद्देश्य है व्यक्ति को अपने वातावरण में समायोजन करने में मदद करने से होता है। कि जो भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी व्यक्ति अधिगम कर रहा है यानी सीख रहा है, वो किस लिए सीखता है? ताकि वो अपने वातावरण में समायोजन कर सके। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को गाड़ी चलानी नहीं आ रही है और उसको गाड़ी चलानी सीखनी है, वो क्यों सीखना चाहता है? ताकि वो अपने काम को इजीली सुचारू रूप से संचालित कर सके। तो और इसको शुद्ध लैंग्वेज में हमने ऐसे लिख दिया कि वातावरण में समायोजन कर सके। वातावरण से मतलब आप ये मत समझ लेना पेड़ पौधे, कई बच्चे बड़े भोले होते हैं, वो वातावरण का नाम आते ही उनको फूल पत्तियां पेड़ पौधे ये इसी तरह की चीजें दिखती है। ऐसा नहीं है। यहाँ वातावरण से मतलब एनवायरनमेंट से मतलब जो है वो आपके आसपास का जो एक माहौल है, आपके आसपास की सोसाइटी है, आप जिन लोगों के बीच में रहते हो, उनसे इसका बड़ा मतलब होता है वातावरण का। अब उससे पेड़ पौधे फूल पत्तियां मत समझ लेना वातावरण से मतलब। क्योंकि व्यक्ति को समाज में रहना है तो उसको समाज में समायोजन कैसे करना है, एक बड़े अर्थ में देखा जाए तो वो ऑफिस जाता है, घर जाता है, जहां भी उसके चारों ओर का जो वातावरण है तो उसमें कैसे समायोजन करे। अब ये चीजें आप समझ गए तो अब आगे चीजें बहुत आसान है। अब ये डेफिनेशन परिभाषाएं वगैरह कुछ है। सबसे पहली है परिभाषा क्या है? गेट्स। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अनुभव से मतलब यहां वही अभ्यास के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। किसकी परिभाषा है? गेट्स की। इसके बाद में है करो एंड करो। सीखना, आदतें, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो सीखने से मतलब क्या है? करो एंड करो ने कहा आदतें जो हमारी हैबिट्स है, हमारा नॉलेज है, और अभिवृत्तियां। अभिवृत्ति से देखिए मतलब क्या होता है, इसका जिक्र पहले भी है, मैंने आपको समझाया है जो फर्स्ट यूनिट थी हमारी, कि किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारा जो व्यक्ति का सकारात्मक या जो कोई भी नकारात्मक दृष्टिकोण होता है उसी को ही हम कहते हैं अभिवृत्ति। तो अभिवृत्तियों का अर्जन, ज्ञान का अर्जन और हैबिट का अर्जन, जो आते हैं, जो हम देखते हैं, सीखते हैं, जैसे बच्चे अपने से बड़ों को देख करके सीखते हैं, तो ये करो एंड करो की परिभाषा है। नेक्स्ट परिभाषा आती है थार्नडाइक की। थार्नडाइक ने क्या कहा है कि उपयुक्त अनुक्रिया का चयन, उपयुक्त से मतलब है सही अनुक्रिया, यानी जो भी किसी व्यक्ति को किसी भी चीज के बारे में सीखना है, वो जिस विषय के बारे में, किसी भी विषय के बारे में, किसी भी चीज से संबंधित जो सीखना चाहता है, तो वो जो विषय वस्तु है वो यहां है अनुक्रिया, तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने को, उत्तेजना से मतलब है स्वयं की तत्परता। आप जब थार्नडाई के हम नियम पढ़ेंगे इसी यूनिट में तो बहुत प्यारे से हैं, उसमें कई सिद्धांत हैं, तो वहां एक ये नियम भी आएगा तत्परता का नियम। तो हम जो सीखना चाहते हैं और उसे तत्परता से जोड़ने को ही इन्होंने थार्नडाइक ने क्या कहा है? अधिगम कहा है। इसके बाद में देखिएगा, फिर आते हैं पील महोदय। पील क्या कहते हैं? अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुकरण में होता है। तो पील का कहने का तरीका अलग है कि अधिगम व्यक्ति में होने वाला एक ऐसा परिवर्तन है जो उसके वातावरण में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसके अनुकरण में व्यक्ति जो सीखता है या जो क्रिया करता है, फिर वो स्थायी रूप से जो उसको सीखता है। अब देखिए अपेक्षाकृत स्थायी की जगह मैं बार बार यहाँ स्थायी टर्म यूज करूंगा एक बार, तो लेकिन मैंने आपको वो डिफरेंस बताने के लिए मैंने आपको बताया था कि अपेक्षाकृत स्थायी कहीं अधिक बेहतरीन वर्ड होता है स्थायी की तुलना में। लेकिन नॉर्मली हम जब बोलचाल में यही यूज करते हैं कि अधिगम जो है वो कैसा होता है? स्थायी होता है। व्यवहार में परिवर्तन कैसा है? स्थायी। तो मैं बार बार स्थायी बोलूंगा लेकिन आप उस चीज का वो डिफरेंस ध्यान में रखना। तो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुकरण में होता है, यानी उसके जो भी उसके आसपास के वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं उसके अनुसार वो सीखने का प्रयास करता है। तो ये परिवर्तन को ही पील ने क्या कह दिया? अधिगम कहा। इसके बाद में स्किनर क्या कहता है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो अब स्किनर की परिभाषा क्या है कि सीखना क्या होता है? व्यवहार के अंदर, व्यवहार में
उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। सीधा सा मतलब यही है कि हमें किस प्रकार से अपने माहौल में, अपने वातावरण के अंदर सामंजस्य बिठाना है, व्यवहार में कैसे सामंजस्य करना है, वही चीज क्या कहलाती है? सीखना यानी लर्निंग कहलाता है। तो ये स्किनर की परिभाषा है। इसके बाद में आती है वुडवर्थ की, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया है। तो बस सबका कहने का तरीका अलग है। फिर कॉल्विन ने क्या कहा है कि पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन लाना ही अधिगम है। तो पहले से जो हमारा व्यवहार है और उसमें अनुभव के द्वारा परिवर्तन जो हम लाते हैं, वही क्या चीज कहलाती है? अधिगम कहलाती है। यह परिभाषा है कॉल्विन की। तो शॉर्ट ट्रिक वगैरह से भी देखिए आप इनको याद कर सकते हो। जैसे कॉल्विन है, तो कॉल्विन को ऐसे याद कर लीजिए, कल। कल मेरा जो व्यवहार था, कल जो, कल से मतलब पूर्व निर्मित, ये कीवर्ड हो गया पूर्व निर्मित। हर सेंटेंस के अंदर आप कोई ना कोई ऐसा कीवर्ड निकालिए जो बाकियों से अलग हो। तो कल मेरा जो व्यवहार था, उसमें मुझे अनुभव के द्वारा परिवर्तन जो करना है, वही क्या है? अधिगम। तो कल मेरा जो व्यवहार था, कल से मतलब पूर्व निर्मित, तो इस तरह से एक पूर्व निर्मित आते ही कौन हो गया? कॉल्विन। किंगस्ले और गेरी, अभ्यास अथवा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने अथवा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को ही सीखना कहते हैं। तो वही जो चीजें हमने इतनी देर समझी है कि अभ्यास अथवा प्रशिक्षण के द्वारा कोई भी नए तरीके से, नवीन तरीके से हम व्यवहार करने या व्यवहार में जो हमारी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। तो ये मेन जो डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं, वो मैंने आपको बता दी। अब आगे चलते हैं हम अधिगम की विशेषताओं पे। अधिगम की विशेषताएं क्या क्या है? सबसे पहला है कि अधिगम जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो अधिगम ऐसा नहीं है कि कोई आप कोई एक 8 साल, 10 साल या 15 साल या 20 साल हो। पूरी व्यक्ति जो कोई व्यक्ति है वो जीवन भर सीखता है और कभी भी सीख सकता है। तो अधिगम जो है वो एक कैसी प्रक्रिया है? वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि अधिगम सिर्फ भारत में ही हो सकता है। इस पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी कोई भी मनुष्य है तो वो अधिगम कर सकता है, वो सीख सकता है, वो लर्निंग कर सकता है। तो केवल यहां से ही मतलब नहीं है कि कोई यहां सीख सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, पूरे विश्व में चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि विकास के नियम हम पढ़ते हैं, तो उसमें आता है कि एक नियम आता है यूनिवर्सल का, यानी विकास सार्वभौमिक होता है। तो सार्वभौमिकता से मतलब ही वहां क्या होता है कि कोई, हम जानते हैं कि 1 साल का बच्चा लगभग भारत में जो है वो चलना शुरू करता है। तो ऐसा थोड़ी है कि जो जापान वाले हमसे ज्यादा एडवांस है, तो जापान वालों का बच्चा 2 महीने के अंदर ही दौड़ना शुरू कर देगा, चलना शुरू कर देगा। या जो चीन वाले हैं, उनका 3 महीने में बच्चा जो है चाइना वालों का दौड़ना शुरू कर देता है। ऐसा तो नहीं है। इस दुनिया में कहीं भी कोई भी मनुष्य का बच्चा होगा, उसका वही प्रोसेस है। 6 महीने के आसपास वो बच्चा बैठना शुरू कर देगा। 1 साल के आसपास का समय है। 10 महीने में भी कई चल लेते हैं, कई कई जो है वो 1.5 साल में चलते हैं। लेकिन नॉर्मली हम मानते हैं कि हाँ, लगभग 1 साल के आसपास का जो बच्चा है, उसकी मांसपेशियां इतनी विकसित हो चुकी होती है, अगर वो बच्चा कोई कुपोषण का शिकार नहीं है तो, कि हाँ वो बच्चा अब जो है वो चल सकता है। तो चाहे जापान का बच्चा हो, चाहे भारत का बच्चा हो। तो उसी प्रकार से अधिगम जो है, ये भी कैसी प्रक्रिया है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट आता है अर्जित व्यवहार की प्रकृति अपेक्षाकृत स्थायी होती है। ये देखिए, ये वर्ड यहां लिखा है मैंने कि अर्जित व्यवहार की जो प्रकृति है, इसको आप नोट्स जब नोट डाउन करो तो इसको इन्वर्टेड कोमा में कर लेना, अपेक्षाकृत स्थायी को, और इसको अंडरलाइन भी कर लेना ऐसे। तो ये मैंने समझा दिया आपको क्या मतलब इसका। और अधिगम जो है वो अनुभवों का संकलन है। तो सिंपल सी बात है, हम जो भी सीखते हैं, वो हमारे पास अनुभव धीरे धीरे जो भी हम सीखते हैं, तो अनुभव तो हमारे पास हो ही रहे हैं। हमारे माइंड के अंदर जो उसका क्या है, एक स्कीमा जो है, ये आगे आएगा, हम पढ़ेंगे तो जो पैकेट हैं सूचनाओं के, जो हम सीख रहे हैं, तो संगठन तो है ही उनका। अधिगम उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्धारित होता है। देखिए, कोई भी अधिगम आप मेरे से सीख रहे हो,
तो आपका जो उद्देश्य पूर्ण है, आपका उद्देश्य है कि हाँ आपको सीखना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। आप इसलिए नहीं सीख रहे कि आप जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हो और आपके आसपास कोई और व्यक्ति आकर के मेरी बात को सुन रहा है। जैसे मान लीजिए मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और जैसे मान लीजिए सेकंड फ्लोर पे मेरी क्लास चल रही है और ऊपर थर्ड फ्लोर से कोई क्लास अगर ऑफ हुई और वो बच्चे सीढ़ियों से सामने से निकलते हुए जा रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते हुए कोई एक दो लाइन किसी बच्चे ने निकल रहा है और उसने भी सुन ली, तो क्या वो अधिगम है क्या? नॉर्मली हम कहेंगे, कोई बच्चा कह सकता है हाँ नहीं मैं सीख रहा हूं, लेकिन साइकोलॉजी परिभाषा के अंदर वो जो है वो अधिगम नहीं है। अधिगम होता है उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है मेरे सब्जेक्ट से। या जैसे मान लीजिए विद्यार्थी की जगह आप वो समझ लीजिए कि कोई काम करने वाला मजदूर है और वो वहां से निकल रहा है और मुझे पढ़ाते हुए देख के 2 मिनट वो रुक गया कि अच्छा क्या बातें बता रहे हैं ये, तो 2 मिनट सुनकर चला गया। तो क्या उसके लिए ये अधिगम है क्या? नहीं है। तो ये उद्देश्यपूर्ण होता है और लक्ष्य निर्देशित होता है। अधिगम वातावरण और क्रियाशीलता की उपज है। हमारे आसपास का जो वातावरण है उसमें जो हम क्रियाएं करते हैं, तो इन सब का एक प्रोडक्शन के रूप में है क्या? अधिगम। वही विशेषताएं, बातें वही है, बस कहने के तरीके जो हैं वो इनके अलग अलग हैं। अधिगम व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है, तो ये भी दोनों ही है। तो अधिगम जो है वो व्यक्तिगत तो होता ही होता है, आप कोई भी चीज मान लीजिए सीख रहे हैं। और सामाजिकता से मतलब यहाँ देखिएगा एक जैसे डेफिनेशन है योकम और सिम्पसन की, कि सीखना सामाजिक है क्योंकि किसी भी प्रकार के सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का सीखना असंभव है। तो ये पॉइंट यहाँ से इस डेफिनेशन से जुड़ा हुआ है। तो सीखना व्यक्तिगत रूप से भी होता है, और चूंकि बिना आपके वातावरण के, जैसे ऊपर भी मैंने बताया था वातावरण का, आपके आसपास का जो माहौल है, तो उसके बिना सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का सीखना असंभव होता है। तो व्यक्तिगत रूप से भी सीखते हैं। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, एक सामान्य सी डेफिनेशन है, एक विशेषता है कि आप कुछ भी सीखते हो तो निश्चित रूप से आपके संपूर्ण विकास में चार चांद लगाने वाली चीजें हैं, आप कोई भी नई चीज सीखते हैं तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सीखने की विधियां कौन कौन सी है, मेथड कौन कौन से हैं। तो किसी भी विषय या पाठ को सीखने के लिए जिस प्रविधि का उपयोग किया जाता है उसे ही हम सीखने की विधि कहते हैं। तो सीखने की कौन कौन सी विधियां हो सकती है, जैसे अविराम या विराम विधि आती है। इसके अलावा और भी हम इसमें विधि देखेंगे, जैसे पूर्ण विधि, वॉल मेथड और पार्ट मेथड, वो आता है। एक साभिप्राय सीखना होता है, यानी इंटेंशनली लर्निंग, और एक होता है प्रासंगिक सीखना यानी इंसिडेंटल लर्निंग। तो क्या है ये चीजें? तो सीखने की विधियां कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहली आती है अविराम तथा विराम विधि। विराम विधि में व्यक्ति किसी पाठ या विषय को थोड़ा आराम दे देकर या रुक रुक कर या बीच बीच में विश्राम लेकर सीखता है। सामान्यतः जब विषय काफी लंबा कठिन हो तो विराम विधि श्रेष्ठ मानी जाती है। तो जैसे मान लीजिए किसी भी चीज के बारे में आप सीख रहे हैं या कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप आराम से विराम दे करके किसी ब्रेक के बाद में 1 घंटा आपने पढ़ लिया, फिर 15 मिनट का ब्रेक दे दिया, फिर 2 घंटे पढ़ लिए, आधे घंटे का ब्रेक दे दिया। तो वो विराम विधि होती है कि किसी भी पाठ या विषय को थोड़ा आराम दे करके या रुक रुक करके या बीच में विश्राम लेकर जो सीखा जाता है उसको हम कहते हैं विराम विधि। और विषय जब काफी लंबा कठिन हो तो फिर विराम विधि श्रेष्ठ मानी जाती है। इसके बाद में अविराम विधि, इसमें व्यक्ति को इस तरह का कोई जो है विराम नहीं होता, वह लगातार ही एक ही पाठ या विषय को सीखता है। तो नाम से ही क्लियर है, इसमें कोई ऐसा कुछ घुमाने वाली चीजें तो है नहीं, बिल्कुल क्लियर कट है। विराम विधि द्वारा सीखा गया पाठ सामान्यतया अधिक दिनों तक याद रहता है। डिफरेंस क्या होता है विराम विधि और अविराम विधि? तो विराम विधि क्या है, जिसमें रुक रुक के विराम लेकर के चीज सीखी जाती है, और अविराम विधि वो होती है जिसमें कोई भी ब्रेक नहीं होता, कोई भी विश्राम नहीं होता, लगातार आप उस चीज को, पाठ को या उस विषय को सीख रहे हैं।
तो फिर दोनों में जो बेहतरीन अगर विधि हम देखेंगे तो वो कौन सी विधि होती है? विराम विधि जो है वो कहीं अधिक बेहतरीन होती है। इसके बाद में पूर्ण विधि या अंश विधि। तो क्या होता है पूर्ण विधि? यदि अधिगमकर्ता किसी पाठ को शुरू से अंत तक एक साथ पढ़ करके सीखता है तो इसे कहते हैं पूर्ण विधि। और जब वह उस पाठ को अपनी सुविधा अनुसार कुछ भागों में बांटकर प्रत्येक अंश को एक दूसरे के बाद सीखता है तो इसे अंश विधि कहा जाता है। तो क्या, जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर है और या कोई बुक है। अब मैंने आपको बताया कि अच्छा ये साइकोलॉजी की ये किताब है और ये आपको पढ़नी है। अब उसमें एक तो आप शुरू से लेकर के और लास्ट तक ही उसको जो है पूरा एक साथ ही पढ़ रहे हो आप। और एक ये है कि उसको आपने पार्ट में डिवाइड किया, अलग अलग भागों में डिवाइड किया, चाहे एक चैप्टर हो, एक पार्ट हो, या फिर जैसे मान लीजिए कोई किताब हो। तो जब आप उसको पार्ट में डिवाइड करके अपनी सुविधा अनुसार जब सीखते हो तो उसको हम अंश विधि कहते हैं। और पूर्ण विधि जो है उसके अंदर किसी पाठ को शुरू से अंत तक एक साथ पढ़ करके सीखा जाता है। तो ये सीखने की हम विधियां पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी विधि हो सकती है। तो ऊपर विराम और अविराम का प्रकार देखा। तो अब ये पूर्ण विधि और अंश विधि है। पूर्ण विराम और अविराम में क्या था? ब्रेक या बिना ब्रेक। पूर्ण विधि या अंश विधि, तो जो आप पढ़ रहे हो तो उसमें पूरे को एक साथ पढ़ना या फिर उसमें अपनी सुविधा अनुसार उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना। तो अब ये एक विद्वान में है कि किंग्सले। किंग्सले क्या कहते हैं कि बच्चों के लिए अंश विधि अधिक प्रबल होती है जबकि वयस्कों के लिए पूर्ण विधि अधिक प्रबल होती है। तो यानी ज्यादा बेटर कौन सी होती है ये डिपेंड करता है कई कारकों पे। कई अलग अलग कारक हैं, कई फैक्टर हैं, उन पर डिपेंड करता है कि कौन सी विधि ज्यादा बेहतरीन है। जैसे वयस्क जो हैं तो उनके लिए पूर्ण विधि बेहतरीन है। जबकि छोटे बच्चे जो होते हैं तो आप उनको सिखाते हो तो उस चैप्टर को अलग अलग पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसको समझाइए, तब वो बच्चों के लिए जो है अधिक फायदेमंद होती है। बाकी और भी कई फैक्टर काम करते हैं। यदि अधिगमकर्ता में सीखने का अभिप्रेरक अधिक है तो पूर्ण विधि अंश विधि से कहीं अधिक श्रेष्ठ होगी। सीखने का अभिप्रेरक, तो जब हम थारनडाई के नियम पढ़ेंगे तो उसमें एक वो नियम आता है ना कि घोड़े को जो है आप तालाब तक ले जा सकते हो लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। वो खुद कितना तत्पर है तो उस पर डिपेंड करता है। तो अधिगमकर्ता में अगर सीखने का अभिप्रेरक अधिक है तो फिर कौन सी विधि ज्यादा बेटर होगी? तो पूर्ण विधि होगी। तो ये कुछ चीजें हैं। उसके बाद में बोर की परिभाषा, बोर ने क्या कहा है? अधिक बुद्धि वाले व्यक्ति में पूर्ण विधि अधिक प्रबल होती है। कम बुद्धि और सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति अंश विधि से अधिक सीखते हैं। तो जिनकी बुद्धि शार्प होती है, ये बोर भी विद्वान है, जो जिनकी बुद्धि अधिक तेज होती है तो वो पूर्ण विधि उनके लिए अधिक प्रबल होती है, अधिक फायदेमंद होती है, अधिक लाभदायक होती है। जिनमें कम बुद्धि या सामान्य बुद्धि वाले जो हैं तो उनके लिए अंश विधि अधिक लाभदायक होती है। सामान्यतया जब किसी पाठ को सीखने की प्रारंभिक अवस्था में हो तो अंश विधि अधिक उपयोग में आती है, परंतु अंतिम अवस्था में पूर्ण विधि अधिक उपयोगी होती है। तो फैक्चुअल सी चीजें हैं, इसको आप इतना है इसके बारे में। तो सीखने की जब प्रारंभिक अवस्था हो तो फिर कौन सी विधि बेटर है? अंश विधि। और जब हमने अलग अलग पार्ट को एक साथ अब सारा पढ़ लिया है तो अब जो है वो पूर्ण विधि अधिक उपयोगी होती है। जैसे मान लीजिए साइकिल की चेन हमें बनानी है तो हमने छोटी छोटी जो कड़ियां हैं वो सब इकट्ठी कर ली पहले। अब इकट्ठी कर ली तो अब हम इसकी चेन बना सकते हैं। तो बस कुछ इसी तरह से आप इसको उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। इसके बाद में देखिएगा, एक आता है सा अभिप्राय सीखना और दूसरा आता है प्रासंगिक सीखना। सा अभिप्राय सीखना जो है वो क्या होता है? इंटेंशनल लर्निंग। और प्रासंगिक को कहते हैं इंसिडेंटल लर्निंग। इंग्लिश टर्म ध्यान में रखिएगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूं तो जिन मैंने वही इंग्लिश टर्म लिखे हैं जो वास्तव में जरूरी हैं। तो इंग्लिश टर्म आपके लिए याद होना बहुत जरूरी है। जब सीखने वाला बालक अपनी इच्छा से एक निश्चित उद्देश्य के साथ किसी कार्य या पाठ को सीखता है
तो उसे अभिप्राय सीखना कहते हैं। और यदि कोई व्यक्ति किसी पाठ या विषय को बिना किसी उद्देश्य या इच्छा के सीखता है तो उसको प्रासंगिक सीखना कहते हैं। अब मैं आपसे यह पूछूं कि आप बताइए, दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन सा है? तो फिर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जो पहले वाला है अभिप्राय सीखना है, वो कहीं अधिक बेहतर होता है। आप बिना किसी पाठ को बिना किसी जो है उद्देश्य के या इच्छा से कुछ भी सीख रहे हो, तो वो एक इंसिडेंटल लर्निंग है। लेकिन एक निश्चित उद्देश्य हो और अ, उसके बाद आप अपनी इच्छा से उस चीज को या कार्य या पाठ को सीखते हो, तो उसको कहते हैं अभिप्राय सीखना। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। तो ये आज जो है वो हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे, और बाकी नेक्स्ट जो क्लास है उसमें फिर आगे और हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मैं फिर से आपको वही कह रहा हूँ, सेकंड ग्रेड में आप 20 में से 20% सही कर देंगे। ये मैं पूरे आपको दावे के साथ कह रहा हूँ और पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।